नमस्कार मंडली। स्वागत है आपका थर्ड लेक्चर में इंस्ट्रक्शन सेट एंड प्रोग्रामिंग ऑफ 8085। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं ब्रांचिंग ग्रुप एंड मशीन कंट्रोल ग्रुप के सारे इंस्ट्रक्शन। तो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ब्रांचिंग ग्रुप का पहला इंस्ट्रक्शन है JMP यानी कि जंप अनकंडीशनली। अगर आपको कोई भी इंस्ट्रक्शन को इग्नोर करना है, स्किप करना है, उस केस में आप जंप इंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हो। तो याद है मैंने आपको एक चीज बताया था कि हम लोग यूज करते हैं प्रोग्राम काउंटर। अगर आपको नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सा रन करना है, राइट, उसका जो एड्रेस है वो प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, अपने पास स्टोर करके रखता है। तो बेसिकली यहाँ पे जंप इंस्ट्रक्शन भी यूज करता है किसका, प्रोग्राम काउंटर का। जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन रन करना है, जहाँ पे जंप करना है, उसका एड्रेस प्रोग्राम काउंटर में बेसिकली ये सेव कर देता है। ठीक है, इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखोगे तो जंप इंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा रहता है, JMP ADDR। ADDR मतलब एड्रेस, जो भी इंस्ट्रक्शन रन करना है उसका एड्रेस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक छोटा-सा ALP प्रोग्राम लिखा है, ऑलराइट, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक्यूमुलेटर में 02 लोड किया, किसके थ्रू, MVI A,02। याद है डेटा ट्रांसफर ग्रुप का इंस्ट्रक्शन। तो उसमें मैंने क्या किया है, 02 को एक्यूमुलेटर में लोड किया, तो मेरे एक्यूमुलेटर में आ गया 02। अब यहाँ पे आप पूछोगे ये एड्रेस क्यों मेंशन है? तो देखो, हर एक इंस्ट्रक्शन को रन करने के लिए कुछ मेमोरी साइज़ चाहिए होता है। हर एक इंस्ट्रक्शन का कुछ मेमोरी साइज़ होता है। फॉर एग्जांपल ये जो इंस्ट्रक्शन है, इसको कितना चाहिए, 2 बाइट चाहिए, राइट, रन होने के लिए। 1 बाइट इसको चाहिए और 1 बाइट इसको चाहिए, राइट। रजिस्टर को कोई भी मेमोरी की जरूरत नहीं, क्योंकि ये खुद मेमोरी है। ऑलराइट, तो इसको रन होने के लिए 2 बाइट चाहिए, इसलिए इस पे 2, इसके लिए 2 एड्रेस यहाँ पे मेंशन है। फॉर एग्जांपल JMP इंस्ट्रक्शन है, इसको रन होने के लिए 3 बाइट चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 बाइट इंस्ट्रक्शन के लिए और 2 बाइट्स एड्रेस के लिए, यानी कि 3 बाइट चाहिए। इसलिए यहाँ पे देखो 3 एड्रेस मेंशन है, 03 से लेके 05 तक, 345। ऑलराइट, नाउ अब देखो मेरे एक्यूमुलेटर में आ गया 02 और मैंने उसके बाद रन किया DCR, डिक्रीमेंट A की जो वैल्यू है 02, उसको 1 से डिक्रीमेंट कर दो, तो कितना हो गया, 1। नाउ मैंने रन किया JMP C007। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन जब रन होगा तो इसका मतलब क्या है, ये बोल रहा है कि डायरेक्टली इस एड्रेस पे जंप करो। तो ये एड्रेस कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे ये इंस्ट्रक्शन रन होगा हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली जंप करेंगे, मतलब ये वाला इंस्ट्रक्शन रन होगा। अब यहाँ पे इस केस में क्या हुआ, ये जो बीच में इंस्ट्रक्शन था ना वो स्किप हो गया। ठीक है, तो मोस्टली जंप इंस्ट्रक्शन इसलिए यूज किया था, कभी भी बीच में जो भी इंस्ट्रक्शन आपको स्किप करना है, वहाँ वो स्किप करने के लिए आप यूज कर सकते हो जंप इंस्ट्रक्शन। ठीक है, हॉल्ट मतलब अब यहाँ पे रुकना है। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखो कोई भी कंडीशन नहीं चेक हुआ, जैसे ये जंप इंस्ट्रक्शन आया वो एड्रेस, जो भी एड्रेस है वहाँ पे वो जंप करेगा। ठीक है, तो जंप इंस्ट्रक्शन का ये काम है। उसके बाद आता है कंडीशनल जंप। ठीक है, कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन, इसमें कंडीशन चेक होता है। इसमें देखोगे तो सिंगल इंस्ट्रक्शन नहीं है, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन है। JNZ मतलब जंप ऑन नॉट जीरो, जब जेड फ्लैग आपका जीरो रहेगा उस केस में आपको क्या करना है, जंप करना है। JZ मतलब जंप ऑन जीरो, जब जेड फ्लैग आपका 1 रहेगा तब जंप करना है। JNC मतलब जेड फ्लैग जब नॉट, जब आपका सॉरी कैरी फ्लैग में 0 रहेगा, जंप ऑन नॉट कैरी, जब आपका कैरी फ्लैग 0 रहेगा तो उस केस में जंप करना है। जंप ऑन कैरी। JPO मतलब जंप ऑन ऑड पैरिटी, मतलब आपका जो पिछला जो रिजल्ट है, ये सब जो है ना पिछले रिजल्ट के ऊपर डिपेंड होता है। जो आपका पिछले इंस्ट्रक्शन का रिजल्ट है, अगर उसमें जो नंबर ऑफ वंस, मतलब बाइनरी में कन्वर्ट करने पर जब नंबर ऑफ वंस क्या होंगे, ऑड होंगे, राइट, उस केस में JPO रन होगा, जंप ऑन ऑड पैरिटी। JP मतलब जंप ऑन इवन पैरिटी, जब नंबर ऑफ वंस क्या होंगे, इवन होंगे, तो उस केस में ये रन होगा, मतलब पैरिटी फ्लैग आपका यहाँ पे सेट होगा। फिर यहाँ पे अगर 0 रहेगा तो ये वाला इंस्ट्रक्शन आप, अगर ये वाला मेंशन रहेगा तो ये रन होगा, नहीं तो नहीं रन होगा। JP मतलब जंप ऑन प्लस, अगर पिछला वाला इंस्ट्रक्शन का रिजल्ट प्लस आएगा तो रन होगा। ये मतलब जंप ऑन माइनस, पिछले वाले रिजल्ट का अगर रिजल्ट अगर माइनस में आएगा तो ये वाला रन होगा। ठीक है, तो अलग अलग कंडीशन में आप इसको यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सेम सेम यहाँ पे मैंने प्रोग्राम ले लिया। मैंने पहले क्या किया, मेरे एक्यूमुलेटर में 01 लोड कर दिया, तो मेरे एक्यूमुलेटर में आ गया 01। उसके बाद मैंने इसको देखो डिक्रीमेंट किया, DCR A की वैल्यू को 1 से डिक्रीमेंट कर दिया। तो यहाँ पे 01 1 था, तो अब कितना हो गया, 0 हो गया, 1 से डिक्रीमेंट कर दोगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे लगाया JZ C004 C007, मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पे कि JZ मतलब क्या होता है, जंप ऑन। ठीक है, यहाँ पे JZ मतलब क्या होता है, जेड मतलब जंप ऑन जीरो, मतलब पिछला जो रिजल्ट है क्या वो जीरो है, यस। जीरो है तो मतलब जेड फ्लैग क्या सेट है, यस। जब जेड फ्लैग सेट होगा, यहाँ पे देखो जेड फ्लैग सेट है, और यहाँ पे क्या मेंशन करें, जेजेड मतलब जंप ऑन जीरो। अगर पिछला रिजल्ट जीरो आएगा तो यहाँ पे इस एड्रेस पे आपको जंप करना था। ये एड्रेस कहाँ पे, यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे हॉल्ट पे जाएगा, ये स्किप हो जाएगा। अलग अलग आप अलग अलग अपने हिसाब से यूज केस के हिसाब से यूज कर सकते हो, जो जितने भी मैंने इंस्ट्रक्शन बताए। JNZ भी यूज कर सकते हो, JC यूज कर सकते हो, जो भी यहाँ पे मेंशन। अगर देखो यहाँ पे रिजल्ट, सपोज यहाँ पे रिजल्ट 00 नहीं आता, 02 आता, तो अगर 02 आता तो ये इंस्ट्रक्शन रन होता क्या, नहीं। ये इंस्ट्रक्शन तभी रन होगा जब यहाँ पे रिजल्ट 0 आएगा। ये इंस्ट्रक्शन नहीं रन होगा, डायरेक्टली ये और ये दोनों रन होंगे। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है अनकंडीशनल सब रूटीन कॉल। यहाँ पे कॉल इंस्ट्रक्शन है, ये किस कब काम आता है, जब आपको दूसरे प्रोग्राम में जंप करना हो। सब रूटीन मतलब क्या होता है, एक दूसरा प्रोग्राम, डिफरेंट प्रोग्राम, एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में अगर जंप करना है, उस केस में हम लोग यूज करेंगे कॉल इंस्ट्रक्शन। ठीक है, ऑलराइट, तो यहाँ पे देखो बेसिकली मैं एग्जांपल लेता हूँ एक। फॉर एग्जांपल मेरे पास सेम प्रोग्राम है, यहाँ पे देखो सेम प्रोग्राम है। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक्यूमुलेटर में लोड कर दिया 01। ठीक है, अब उसके बाद
ठीक है, अब एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में मैंने बोला अगर जंप करना है तो आप कॉल इंस्ट्रक्शन यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप जंप भी तो यूज़ कर सकते हो, राइट? लेकिन जंप में क्या प्रॉब्लम है पहले वो देख लेते हैं, क्यों जंप नहीं यूज़ करना है। मैंने यहाँ पे फिलहाल के लिए जंप इंस्ट्रक्शन यूज़ किया है और यहाँ पे एड्रेस मेंशन कर दिया D000H। यहाँ पे कहीं पे भी D00H आपको दिख रहा है क्या? नहीं है, राइट? कहाँ पे है? इस वाले प्रोग्राम में। देखो यहाँ पे 2 प्रोग्राम है, एक आपका मेन प्रोग्राम है, एक सब रूटीन प्रोग्राम। सब रूटीन मतलब दूसरा प्रोग्राम, ठीक है? तो मुझे क्या करना है, इस प्रोग्राम से इसमें जंप करना है, तो मैंने इसका एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर दिया, तो यहाँ से यहाँ पे जंप हो जाएगा, राइट? अब उसके बाद ये DCR रन होगा, डिक्रीमेंट ए की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे 0 हो जाएगी ना। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे देखो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन रन होगा RET। RET मतलब रिटर्न। रिटर्न कहाँ पे रिटर्न करना है? मेन प्रोग्राम में वापस यहाँ पे रिटर्न करना है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि रिटर्न होने के बाद कौन सा इंस्ट्रक्शन रन होना है, कौन सा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन रन होने वाला है, वो कहीं पे भी हम लोग ने बैकअप नहीं है। मतलब प्रोग्राम काउंटर यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे आप जंप करोगे तो प्रोग्राम काउंटर जो रहेगा, पीसी जो आपका पीसी है, इसके अंदर फिलहाल के लिए क्या है, यहाँ पे आपका पीसी यहाँ पे सेट है, ठीक है? लेकिन जैसे ये जीएमपी वाला इंस्ट्रक्शन रन होगा, ये पीसी जो होगा ना, यहाँ से नहीं यहाँ पे सेट हो जाएगा। मेरा प्रोग्राम काउंटर जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन रन होगा वहाँ पे सेट हो जाएगा, ठीक है? फिर इसके बाद पीसी यहाँ पे सेट होगा। फिर रिटर्न आने के बाद मेरे पीसी के पास नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या रन होगा उसको नहीं पता है, मेन प्रोग्राम। इसके लिए यहाँ पे जंप क्या करता है, कोई बैकअप क्रिएट नहीं करता है। जब जंप करना है उसके पहले बैकअप क्रिएट नहीं करता है। तो यहाँ पे इस केस में जंप यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे कौन सा इंस्ट्रक्शन, कॉल इंस्ट्रक्शन। कॉल इंस्ट्रक्शन क्या करता है, ये दूसरे प्रोग्राम में जाने से पहले एक बैकअप क्रिएट कर लेता है, ठीक है? ताकि वापस आने के बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या करना है वो मुझे पता हो, ठीक है? तो इस केस में क्या होगा, जब कॉल इंस्ट्रक्शन रन होगा, ठीक है? जब कॉल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे देखो, जंप की जगह मैंने सिर्फ लिख दिया यहाँ पे कॉल D0। जब कॉल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे रन होगा तो फिलहाल के लिए मेरा देखो फिलहाल ये वाला इंस्ट्रक्शन रन हो रहा है और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सा रन होगा इसके बाद, तो ये होना चाहिए, राइट? तो मेरा पीसी का वैल्यू क्या है यहाँ पे C005, मतलब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है। लेकिन जैसे ही कॉल इंस्ट्रक्शन रन होगा तो कॉल क्या करेगा, जो पीसी की जो वैल्यू है, यहाँ पे क्या पीसी में कौन सा एड्रेस C005, इसको क्या करेगा यहाँ पे बैकअप, जो अपना स्टैक याद है मैंने बताया था, एक स्टैक मेमोरी होता है। स्टैक मेमोरी में इसका एक बैकअप क्रिएट करके रख लेगा, ताकि मैं रिटर्न आऊँ तो मुझे पता है कि कौन सा नेक्स्ट एड्रेस में इंस्ट्रक्शन रन करना हो। तो C005 का एक बैकअप क्रिएट कर लेगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा आपका C0 और यहाँ पे आ जाएगा 05, ठीक है? और आपका स्टैक पॉइंटर पॉइंट करेगा यहाँ पे, यहाँ तक फुल हो गया। अब यहाँ पे मेरा बैकअप क्रिएट हो गया है। अब उसके बाद जो कॉल इंस्ट्रक्शन है वो रन होके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? अब उसके बाद जब कॉल इंस्ट्रक्शन पूरा का पूरा रन होगा तो मेरा देखो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या रन होने वाला है, ये कॉल बोल रहा है कि ये वाला रन होगा। इसलिए मेरे पीसी में क्या आ जाएगा, मेरा पीसी यहाँ पे सेट हो जाएगा, ठीक है? और मैंने यहाँ पे बैकअप क्रिएट कर लिया है भाई कि रिटर्न आने के बाद क्या रन करना है। फिर इसके बाद पीसी ये रन कर रहा है, तो उसके बाद पीसी यहाँ पे सेट हो जाएगा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। अब उसके बाद यहाँ पे रन होगा RET। तो RET मतलब रिटर्न। तो यहाँ पे रिटर्न वाला इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, रिटर्न जाएगा। लेकिन रिटर्न करने से पहले एक और काम करता है RET। क्या करता है, जो पीसी है मेरा, अभी पीसी वाला जो वैल्यू है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या रन होगा उसको नहीं पता है, ठीक है? यहाँ पे जब RET रन कर रहा है तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या रन करना है वो नहीं पता। तो RET जब रन होगा तो पीसी में क्या करेगा, ये पीसी में ये जो हम लोगों ने बैकअप क्रिएट किया था ना, ये वाला, इसको वापस से लोड कर देगा स्टैक पॉइंटर से वापस से। तो स्टैक मेमोरी से वापस से इसको, ये जो एड्रेस है ये वापस से यहाँ पे लोड कर देगा, ठीक है? अब RET यहाँ पे रिटर्न आएगा और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या रन होना है वो मेरे पीसी में ऑलरेडी है, तो मेरा पीसी यहाँ पे सेट हो जाएगा, ठीक है? और वापस से ये रन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये डिफरेंस है कॉल और जंप में, ठीक है? तो अभी देखो जो जंप वाले इंस्ट्रक्शन मैंने बताया ना, वो मोस्टली जो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग हम लोग करने वाले, वो मोस्टली उसमें यूज़ होता है। कॉल वाले अब इसके आगे जो इंस्ट्रक्शन बताऊँगा ना, उसमें वो सारे इंस्ट्रक्शन मोस्टली नहीं यूज़ होते। ये सिर्फ लेकिन थियरी के लिए आपको याद रखना, थियरी पेपर में आता है, ठीक है? थियरी पेपर मतलब प्रोग्राम में मोस्टली कॉल यूज़ नहीं होता ज़्यादातर, जंप वाले इंस्ट्रक्शन यूज़ होते हैं, तो वो अच्छे से याद रखना, कंडीशनल जंप, नॉन कंडीशनल जंप। लेकिन ये जो कॉल वाला इंस्ट्रक्शन है मोस्टली यूज़ नहीं होता है, लेकिन इसको थियरी में आपको 3 मार्क 4 मार्क में पूछ सकता है। उसका जैसे कि अनकंडीशनल, वो यहाँ पे देखो क्या होता है, अनकंडीशनल जंप था। अब यहाँ पे होगा कंडीशनल जंप, कंडीशनल कॉल, सॉरी, यहाँ पे होगा कंडीशनल कॉल। कॉल इफ नॉट 0, कॉल इफ 0, कॉल इफ कैरी, कॉल इफ नॉट कैरी। सेम जैसे जंप था वैसे ही यहाँ पे ये कॉल वाले कंडीशनल सारे यहाँ से यहाँ तक पूरे इंस्ट्रक्शन है, ठीक है? इसका भी एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको मैं। फॉर एग्जांपल देखो, सब कुछ सेम है, सिर्फ यहाँ पे मैंने इंस्ट्रक्शन चेंज कर दिया। कॉल की जगह पे लिख दिया CNZ, मतलब कॉल इफ नॉट 0। ये इंस्ट्रक्शन तब कॉल होगा जब ऊपर वाली जो वैल्यू इंस्ट्रक्शन की वैल्यू है वो 0 नहीं होगी तब। यहाँ पे देखो मैंने MVI करके ए में क्या लोड किया, 0 1 लोड किया। तो क्या मेरे ए की वैल्यू है, जो मेरे पिछले इंस्ट्रक्शन की वैल्यू, क्या रिजल्ट जो आया उसका 0 आया क्या, नहीं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कॉल इफ नॉट 0, नहीं आया 0, तो इसलिए ये कॉल होगा, राइट? ये कॉल होगा डायरेक्टली यहाँ पे जाएगा और बाकी चीज़ें वैसे ही कॉल होंगी जैसे बताया था मैंने। अगर यहाँ पे ये 0 0 रहता तो क्या ये 0 0 रहता तो क्या ये कॉल होता, नहीं, ये कॉल नहीं होता, डायरेक्टली ये और ये कॉल होता, ये वाला भी कॉल नहीं होता। यहाँ पे जंप करके ही कॉल ये वाला रन होता है, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है RET। RET हम लोगों ने ऑलरेडी प्रोग्राम में देखा था कि सब रूटीन से वापस से मेन प्रोग्राम में, मतलब किसी दूसरे प्रोग्राम से वापस मेन प्रोग्राम में जाने के लिए मुझे RET इंस्ट्रक्शन रन करना पड़ता है। लेकिन याद है RET इंस्ट्रक्शन 2 काम कर रहा था। पहला काम क्या कर रहा था, मेन प्रोग्राम में जंप कर रहा था। दूसरा काम क्या कर रहा था कि वो प्रोग्राम काउंट, जो स्टैक मेमोरी में मेरा बैकअप क्रिएट था, उसको वापस से प्रोग्राम काउंटर में वापस से उसको स्टोर कर रहा था।
देखो यहाँ पे स्टैक मेमोरी में मेरा जो डेटा था, उसको वापस से हम प्रोग्राम काउंटर में इसको स्टोर करते हैं और स्टैक मेमोरी को 2 से इंक्रीमेंट करते हैं क्योंकि इसका 2 ब्लॉक खाली हो जाता है, राइट? इसका एग्ज़ाम्पल तो नहीं दिया मैंने, ठीक है? तो समझ आरईटी ऑलरेडी हम लोगों ने एग्ज़ाम्पल देखा था ऊपर। उसके बाद कंडीशनल रिटर्न, जैसे वहाँ पे सबका कंडीशनल हमने देखा, जंप कंडीशनल, फिर क्या कंडीशनल कॉल देखा, यहाँ पे कंडीशनल रिटर्न भी है, ठीक है? इसमें क्या होगा, अब कंडीशन के हिसाब से रिटर्न होगा, आपको रिटर्न होना है कि नहीं, ठीक है? वो कंडीशन के हिसाब से रहेगा। जंप इफ नॉट ज़ीरो, सॉरी रिटर्न इफ नॉट ज़ीरो, रिटर्न इफ ऑन नॉट ज़ीरो, रिटर्न ऑन ज़ीरोज़, रिटर्न ऑन कैरी, रिटर्न ऑन नॉन कैरी, ऑन रिटर्न ऑन एक्चुअली नॉट कैरी रहेगा, रिटर्न ऑन नॉट कैरी एंड रिटर्न ऑन ऑड पैरिटी, रिटर्न ऑन इवन पैरिटी, रिटर्न ऑन पॉजिटिव, रिटर्न ऑन माइनस, ठीक है? ये डिफरेंट फ्लैग पे ये अलग-अलग कंडीशन यूज़ कर सकते हो। अब एग्जांपल देख लो, मैंने क्या किया यहाँ पे देखो, सब कुछ सेम रखा, जे CNZ है सब कुछ है। फिर यहाँ पे क्या चेंज कर दिया, RET की जगह पे RZ लिख दिया, रिटर्न ऑन 0। अगर इसका इस इंस्ट्रक्शन की वैल्यू 0 आती है तो ही रिटर्न करना है। तो यहाँ पे देखो डिक्रीमेंट A किया, A की वैल्यू क्या आई, 0 0 आई। तो यहाँ पे क्या होगा, Z फ्लैग आपका 1 हो जाएगा, मतलब ये RZ रन होगा क्या, यस। यहाँ पे रिटर्न ऑन 0 ये रन होगा, ठीक है। बाकी वो जो बैकअप लेने का काम वापस से पीसी में, ये वाला इंस्ट्रक्शन मतलब एड्रेस वापस से लोड करने का काम वो सब तो वो करेगा ही करेगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे 0 1 आता तो, ठीक है, 0 1 आता तो यहाँ पे क्या होता है, जेड फ्लैग आपका हो जाता है 0। ये वाला इंस्ट्रक्शन रन नहीं होता, तो कभी भी वो मेन प्रोग्राम में वापस रिटर्न नहीं हो पाता केस में, ठीक है। और एड उसके बाद है आपका रीस्टार्ट। रीस्टार्ट में क्या होता है कि अगर आपको किसी और एड्रेस से वापस से रीस्टार्ट करना है तो उस केस में यहाँ पे रीस्टार्ट RST यूज होता है। तो इसमें क्या होता है, देखो RST n, मतलब n में जो भी नंबर आप डालोगे, n में आप कोई भी नंबर आप जो डालोगे वो 8 से पहले मल्टीप्लाई होगा। जो भी n में नंबर डालोगे वो 8 से मल्टीप्लाई होगा और उसका जो एड्रेस आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो जैसे RST मैंने 2 लिखा, तो 2 जो है n की वैल्यू है उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 16। 16 जो होगा हेक्साडेसिमल में इतना आएगा, मतलब 0010 आता है। अब ये क्या है, आपका एड्रेस है, तो मतलब आपको रीस्टार्ट कहाँ से, मतलब रीस्टार्ट कहाँ से करना है, वापस से इस एड्रेस से करना है, ठीक है। तो मतलब ये आता है, ये जो एड्रेस है ना, ये प्रोग्राम काउंटर में इसको सेट कर दिया था कि भाई यहाँ से वापस से स्टार्ट करो, ऑलराइट। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन यहाँ से रन होना चाहिए। तो आप देखो जो n की वैल्यू है ना, वो 0 से लेके 7 तक ही ले सकते हो, ठीक है। इस 0 से लेके 7 तक लोगे, सपोज RST आपने 3 लिया, 3 का मल्टीप्लाई 8 से होगा 24, 24 जो होता है हेक्साडेसिमल में 18 होता है। मतलब आपको इस एड्रेस से वापस से रीस्टार्ट करना है, मतलब पीसी में जो वैल्यू सेट हो जाएगी वो पीसी, मतलब नेक्स्ट जो प्रोग्राम होगा रन होगा कहाँ से, 0018 से। पीसी मतलब प्रोग्राम काउंटर, नेक्स्ट कौन सा इंस्ट्रक्शन रन होगा वो उसका एड्रेस अपने पास रखता है, ठीक है। ऑलराइट, उसके बाद आता है आपका PCHL। PCHL मतलब प्रोग्राम काउंटर, HL मतलब HL रजिस्टर पेयर। इसमें क्या होता है, HL जो रजिस्टर पेयर होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो पीसी मतलब प्रोग्राम काउंटर के अंदर लोड कर दी जाती है। लोड प्रोग्राम काउंटर विद HL की जो भी वैल्यू होगी उसको लोड कर देंगे प्रोग्राम काउंटर में। फॉर एग्जाम्पल मेरे H की वैल्यू 25 है, L की वैल्यू 39 है। अगर PCHL रन करोगे तो मेरे पीसी के अंदर क्या आ जाएगा, 2539H, ऑलराइट। ऑलराइट, यहाँ पे खत्म होते हैं आपके मशीन कंट्रोलर ग्रुप, सॉरी ब्रांचिंग ग्रुप के सारे इंस्ट्रक्शन और स्टार्ट होते हैं मशीन कंट्रोल ग्रुप के इंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब ब्रांचिंग ग्रुप के जितने इंस्ट्रक्शन बताए उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जंप वाला इंस्ट्रक्शन, JMP, कंडीशनल जंप और अनकंडीशनल जंप। बाकी कॉल वाले और बाकी इंस्ट्रक्शन जो है ना वो यूज होते हैं, मोस्टली थियरी में आएंगे, आपको ALP प्रोग्रामिंग में नहीं आएंगे वो, ठीक है। तो नेक्स्ट मशीन कंट्रोल ग्रुप के कौन से इंस्ट्रक्शन, स्टैक ऑपरेशन के इंस्ट्रक्शन। अब स्टैक क्या होता है आपको पता है, स्टैक मेमोरी होती है, ठीक है। स्टैक मेमोरी होती है। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, डेटा स्टोर करते हैं। जब हम लोग डेटा इसमें स्टोर करते हैं तो उसको बोलते हैं पुश करना। जब डेटा आप इसमें ऐड करते हो तो उसको बोलते हैं पुश करना। जब डेटा आप स्टैक मेमोरी से निकालते हो जब, उसको बोलते हैं पॉप करना, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन है पुश और पॉप के, ठीक है। तो पहला इंस्ट्रक्शन है पुश RP, यानी कि आपको क्या करना है, रजिस्टर पेयर का जो डेटा है उसको आपको स्टैक मेमोरी में स्टोर करना है। रजिस्टर पेयर का डेटा है उसको स्टैक मेमोरी में स्टोर करना है। जो हाई ऑर्डर रजिस्टर डेटा रहेगा उसको पहले स्टोर करेंगे, फिर लो ऑर्डर जो रजिस्टर रहेगा उसका डेटा सेकंड नंबर पे स्टोर करेंगे। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, ओके। इसका एग्जांपल यहाँ पे देखो, मेरे पास ये स्टैक मेमोरी है, ठीक है, ये मेरा स्टैक मेमोरी है और ये स्टैक मेमोरी के अलग-अलग ब्लॉक्स हैं और यहाँ मेरा यहाँ पे ये स्टैक पॉइंटर है। स्टैक पॉइंटर बता रहा है कि मेरा ये स्टैक मेमोरी कहाँ तक फुल है। तो स्टैक मेमोरी कहाँ तक फुल है, D015 तक फुल है, ठीक है। अब उसके बाद मेरा स्टैक पॉइंटर कहाँ पे है, D015 पे पॉइंट कर रहा है। मेरे बी में क्या डेटा है 25H और सी में क्या डेटा है 55H, राइट। नाउ जैसे मैंने रन किया यहाँ पे पुश बी, ठीक है, बी मतलब यहाँ पे BC हो गया, ठीक है। रजिस्टर पे जनरली मेंशन पूरा नहीं किया जाता है, ऑलराइट। जैसे मैंने यहाँ पे रन किया पुश बी तो क्या होगा, यहाँ पे होगा जो बी का डेटा है, बी में क्या डेटा है 25, वो लोड कर दिया जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट जो एड्रेस अभी कहाँ पे पॉइंट कर रहा है 15 पे, तो नेक्स्ट एड्रेस क्या है 14 जो खाली है, यहाँ पे लोड कर दिया जाएगा। और जो सी का डेटा है 55 है, 55 वो नेक्स्ट 13 पे लोड कर दिया जाएगा, ठीक है। अब देखो मेरा 2 ब्लॉक भर गया तो मेरा जो SP है ना वो भी सेट कर दिया जाता है D013 पे।
ये रन होने के बाद देखो मेरा D014 पे क्या आ गया 25 आ गया और 13 पे क्या आ गया 55 और SP जो स्टैक पॉइंटर है वो पॉइंट कर रहा है 13 पे। ऑलराइट, नाउ उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है पुश PSW प्रोसेसर स्टेटस वर्ड। इसका मतलब क्या होता है, फ्लैग रजिस्टर होता है एक्चुअली। मतलब पुश PSW का मतलब क्या होता है, आपको एक्यूमुलेटर का डेटा स्टैक पॉइंटर में स्टोर करना है और उसके बाद जो फ्लैग्स का डेटा होता है, ठीक है, जो फ्लैग का डेटा होता है उसको भी आपको स्टैक मेमोरी में सेव करना है, ठीक है। तो प्रोसेस PSW का फुल फॉर्म होता है प्रोसेसर स्टेटस वर्ड। इसका मतलब होता है फ्लैग रजिस्टर और कुछ नहीं। फ्लैग रजिस्टर आपको पता है 8 बिट का होता है, इसमें से 5 बिट यूज होता है, ठीक है, 3 बिट अनयूज होता है। तो वही हमको सेव करना है। इसका एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं, ये पूरा एग्जांपल के लिए मैंने बताया आपको, एग्जाम में आएगा तो जरूरी नहीं है पूरा डायग्राम बनाने का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेरे एक्यूमुलेटर में क्या डेटा है 03 है और मेरा ये स्टैक मेमोरी है जो कहाँ तक फुल है, मेरा स्टैक पॉइंटर कहाँ पे पॉइंट कर रहा है D015 पे, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, जैसे ही आप पुश PSW करते हो तो पहले तो आपका जो एक्यूमुलेटर का डेटा है वो यहाँ पे सेव हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट ब्लॉक क्या खाली है 14, इस पे 03 आ गया। उसके बाद जो मेरा फ्लैग रजिस्टर, ये देखो मेरा फ्लैग रजिस्टर जिसमें एक कितने 8 बिट है, ये मेरा फ्लैग रजिस्टर जिसमें 8 बिट है, जिसका जो क्या होगा, इसका जो पूरा डेटा है कॉपी हो जाता है नेक्स्ट जो ब्लॉक है वहाँ पे D013 पे, ठीक है। और जो स्टैक पॉइंटर अब 2 ब्लॉक फुल हो गया तो यहाँ पे आप पॉइंट करेगा, ठीक है, D013 पे। ऑलराइट, उसके बाद आता है आपका पॉप। ये हो गया आपके पुश वाले इंस्ट्रक्शन। उसके बाद आता है आपका पॉप। पॉप आरपी में हम क्या करेंगे, डेटा को निकालेंगे। अभी तक हम स्टोर कर रहे थे, ठीक है, पुश से हम लोग डेटा स्टोर कर रहे थे। अब हम लोग इंस्ट्रक्शन यहाँ पे डेटा को क्या करेंगे, स्टैक मेमोरी से निकाल के रजिस्टर पेयर में सेव करेंगे। देखो स्टैक का डेटा रजिस्टर पेयर में और ये वाले स्टैक का डेटा रजिस्टर पेयर में। उसके बाद स्टैक को 2 से बड़ा कर देंगे, दो से इंक्रीमेंट कर देंगे स्टैक पॉइंटर को। क्यों? क्योंकि स्टैक मेमोरी 2 खाली, मतलब 2 ब्लॉक खाली हो जाएगा। सेम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो मेरा ये क्या है, स्टैक मेमोरी है और ये कहाँ तक फुल है D01 तक और मेरा स्टैक पॉइंटर यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद मैंने रन किया पॉप बी मतलब यहाँ पे रजिस्टर पेयर है BC, ऑलराइट। तो यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत नहीं है। पॉप बी जैसे किया तो क्या होगा, जो ये 25 डेटा है वो बी में सेव हो जाएगा और 55 डेटा जो है सी में आ जाएगा और यहाँ पे 2 ब्लॉक खाली हो जाएगा। 2 ब्लॉक खाली होगा तो हम क्या कर देंगे, SP+2 कर देंगे, मतलब 2 ब्लॉक ऐड हो गया, खाली हो गया, राइट। तो यहाँ पे मेरा अभी 13+2 करेंगे तो यहाँ पे 15, मतलब मेरा स्टैक पॉइंटर अब यहाँ पे पॉइंट करेगा। देखो मेरे स्टैक पॉइंटर में आ गया D015। ऑलराइट, वैसे ही जैसे पुश PSW था वैसे ही पॉप PSW है, ठीक है। तो स्टैक पॉइंटर में जो डेटा है उसको वापस से फ्लैग रजिस्टर में सेव कर देंगे और एक्यूमुलेटर का जो डेटा स्टैक में हम लोग सेव किए थे उसको सेव कर देंगे वापस से एक्यूमुलेटर के अंदर। देखो पहले हम लोग सारे फ्लैग का डेटा सेव कर देंगे, उसके बाद एक्यूमुलेटर का डेटा स्टैक से उठा के यहाँ पे सेव और स्टैक पॉइंटर को 2 से इंक्रीमेंट कर देंगे क्योंकि यहाँ पे पॉप कर रहे हैं, मतलब मेमोरी ब्लॉक खाली होता है यहाँ पे। फिर इसके बाद यहाँ पे आता है नेक्स्ट XTHL में क्या होता है, यहाँ पे एक्सचेंज होता है। एक्स मतलब एक्सचेंज, इसका डेटा HL के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका स्टैक पॉइंटर होता है, ठीक है, उसका डेटा HL पेयर के साथ एक्सचेंज होता है। फॉर एग्जांपल मेरा स्टैक में यहाँ पे देखो ये मेरा स्टैक पॉइंटर है। स्टैक पॉइंटर में क्या एड्रेस अभी ABCD है और उसके बाद यहाँ पे H में क्या 20 और FFH है, ठीक है। अब मैं जैसे XTHL रन करूँगा तो दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा आपका FEH और यहाँ FEH, यहाँ पे 20H आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका CD और यहाँ पे AB, ठीक है। दोनों का डेटा एक्सचेंज हो गया देखो, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टर्म SPHL में क्या होता है, HL पेयर का जो डेटा होता है वो स्टैक पॉइंटर में सेव हो जाता है। मोस्टली इसका यूज होता है क्या, किसके लिए, आपको स्टैक पॉइंटर अगर इनिशियलाइज करना है कि मेरा स्टैक पॉइंटर कहाँ तक भरा है, अगर इनिशियलाइज करना है स्टैक पॉइंटर मतलब स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, उस केस में भी आप यूज कर सकते हो ये वाला इंस्ट्रक्शन SPHL। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो मेरा H में 25 है और L में 59 है और मैंने जैसे ही रन किया SPHL और SPHL में आ जाएगा ये वैल्यू 25 और 59, मेरा स्टैक पॉइंटर यहाँ पे सेट हो गया, ठीक है। और उसके बाद कुछ अदर इंस्ट्रक्शंस हैं जो पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये मोस्टली थियरी पेपर में आ सकते हैं आपको 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क में। तो पहला इंस्ट्रक्शन इन मतलब क्या होता है, इनपुट, ठीक है। इन मतलब इनपुट और पोर्ट मतलब पोर्ट नंबर। अब इनपुट क्या होता है, इनपुट आपके डिवाइसेस होते हैं जैसे कि पेरिफेरल डिवाइसेस, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सब क्या इनपुट डिवाइस है जिससे आप डेटा को एंटर करते हो, राइट। अब हर एक डिवाइस जहाँ से कनेक्ट करते हो उसका एक पोर्ट नंबर होता है, पोर्ट एड्रेस बोल सकते हो आप, ठीक है। तो जो डिवाइस आप जहाँ पे कनेक्ट करते हो उसका एक पोर्ट एड्रेस होता है। तो जब भी उस पोर्ट से कोई भी डेटा एंटर होता है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कीबोर्ड अटैच किया है एक पोर्ट एड्रेस, जिसका एड्रेस क्या है 10H है। यहाँ पे आप बोलोगे एड्रेस जो है वो 8 बिट का क्यों है, तो इस केस में क्या होता है एड्रेस 8 बिट का होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है एड्रेस जो होता है 8 बिट का ही होता है। तो यहाँ पे क्या है, जो मेरा पोर्ट का एड्रेस मोस्टली 8 बिट का होता है। तो यहाँ पे देखो मेरा जो पोर्ट का एड्रेस है 10H है, अब मैंने यहाँ पे एंटर किया 40H। तो क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे ये वाला इंस्ट्रक्शन रन होता है और ये क्या करता है, ये जो डेटा है ना इसको लोड कर देता है कहाँ पे, एक्यूमुलेटर में, ठीक है। इनपुट पोर्ट का यही काम है कि इसका डेटा जो भी आपने इनपुट पोर्ट से डेटा पोर्ट लोड किया वो जाके एक्यूमुलेटर में सेव हो जाता है। कैसे होता है कि वो होता है जो 8 बिट का एड्रेस है पहले वो एड्रेस बस में स्टोर होता है। अब एड्रेस बस क्या होता है, डेटा बस क्या होता है, ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। एड्रेस बस बेसिकली एड्रेस ले जाने का काम करता है और डेटा बस क्या करता है, डेटा ले जाने का काम करता है।
फिर यहाँ पे एड्रेस सेव हो गया, उसके बाद जो 8 बिट का जो डेटा है वो डेटा बस के थ्रू एक्यूमुलेटर में सेव हो जाता है, ठीक है? ये हो गया आपका इनपुट पोर्ट। वैसे ही जैसे इनपुट पोर्ट है वैसे आउटपुट पोर्ट। आउटपुट पोर्ट मतलब जैसे आउटपुट डिवाइस होते हैं जहाँ से कनेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, वहाँ पे कनेक्ट होते हो और आउटपुट पोर्ट में जो आउटपुट डिवाइस होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, वो आउटपुट दिखाते हैं, राइट? अब क्या होगा यहाँ पे उल्टा होगा, एक्यूमुलेटर से जो डेटा आएगा वो क्या होगा, आउटपुट पोर्ट के थ्रू वो आपके डिवाइसेस पे दिखते हैं, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल मेरा आउटपुट पोर्ट यहाँ पे कनेक्टेड है 10 से और मेरे एक्यूमुलेटर में डेटा 40H है। तो 40H डेटा जो है मुझे डिस्प्ले करना है, तो आउटपुट पोर्ट के थ्रू इस एड्रेस पे आएगा, इस एड्रेस से इस एड्रेस के थ्रू आपको वो दिखता है, ठीक है? नेक्स्ट इज आई। आई मतलब होता है इनेबल इंटरप्ट, ठीक है? इंटरप्ट क्या होता है? अब इंटरप्ट अगर एकदम सिंपल भाषा में समझाओ तो अगर आप सपोज कुछ काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, गेम खेल रहे हो, कुछ देख रहे हो, ठीक है? और आपके मम्मी पापा ने कुछ आपको काम दे दिया, तो वो आपके लिए एक इंटरप्ट हो गया, ठीक है? अब आपको आपका काम छोड़ के वो पहले वो काम खत्म करना है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, हाई ऑर्डर से कमांड आया है। उसके बाद आपको अपना काम रिज्यूम करना है, तो वो होता है इंटरप्ट। वैसे जो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, वो कुछ काम करते रहते हैं, लेकिन मैंने उनको कुछ और इंपॉर्टेंट काम दे दिया, तो वो भी क्या करते हैं, पहले वो काम छोड़ के मैंने जो काम दिया वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो उसके लिए हमको इंटरप्ट सेंड करना पड़ता है पहले। ऑलराइट, तो ये होता है उस इंटरप्ट को इनेबल करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे इनेबल इंटरप्ट। उसके बाद आता है डीआई मतलब डिसेबल इंटरप्ट। उसी इंटरप्ट को डिसेबल करना है तो डिसेबल इंटरप्ट। ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग। पिन डायग्राम अगर आपने पढ़ा रहेगा तो। उसके बाद देखो आता है एचएलटी। एचएलटी मतलब क्या होता है, हॉल्ट। ये हम लोग ऑलरेडी ऊपर देखा था कि एचएलटी हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये मोस्टली जितने भी असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लिखने वाले उसमें यूज़ करने वाले एचएलटी। एचएलटी क्या करता है, जो आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है ना उसको स्टॉप कर देता है। अब स्टॉप क्यों करता है? क्योंकि जो आपके पेरिफेरल डिवाइस होते हैं, जो इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं ना वो बड़े स्लो होते हैं, ठीक है? तो जो आपने ऊपर इंस्ट्रक्शन रन किया है तो उसको पूरा कंप्लीट करने के लिए इनपुट आउटपुट डिवाइस को थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा चाहिए रहता है। तो वो क्या करता है, एचएलटी क्या करता है, माइक्रो प्रोसेसर को थोड़ा टाइम होल्ड पे रखता है ताकि वो इनपुट आउटपुट डिवाइस अपना काम खत्म कर जाए। उसके बाद मुझे वापस से एमपीयू को स्टार्ट करना है तो मुझे वापस से एक इंटरप्ट भेजना पड़ता है, तो उसको रीसेट करना मतलब वापस स्टार्ट करना पड़ता है। उसके लिए एक इंटरप्ट लगता है। तो एचएलटी का काम होता है आपके एमपीयू को, जो माइक्रो प्रोसेसर उसको होल्ड करने के लिए। उसके बाद एनओपी। एनओपी का मतलब होता है नो ऑपरेशन, ठीक है? अगर आपको डिले करना है, कोई भी इंस्ट्रक्शन को रन करने के लिए डिले करना है तो आप यूज़ करोगे एनओपी, ठीक है? ये वाला इंस्ट्रक्शन यूज़ करोगे। उसके बाद 2 बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जो थियरी में आते हैं मोस्टली, रिम और सिम इंस्ट्रक्शन। रिम इंस्ट्रक्शन का काम क्या होता है, रीड इंटरप्ट मास्क, ठीक है? रीड इंटरप्ट मास्क मतलब ये क्या करता है, जो भी आपके इंटरप्ट होते हैं, ठीक है? उनको रीड, उनका जो स्टेटस है, ये एक्चुअली मल्टीपर्पज़ इंस्ट्रक्शन, इसमें क्या होता है, मल्टीपर्पज़ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। इसमें मल्टीपल इंस्ट्रक्शन होते हैं। अगर आपने पहला चैप्टर पढ़ा रहेगा उसमें पिन डायग्राम में 3 अलग-अलग टाइप के इंटरप्ट थे, आरएसटी 5.5, आरएसटी 6.5, आरएसटी 7.5। इन इंटरप्ट को कंट्रोल करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं रिम और सिम इंस्ट्रक्शन। रिम इंस्ट्रक्शन में देखो ये 8 बिट का ऐसा इंस्ट्रक्शन होता है, इसमें मल्टीपर्पज़ क्यों बोला, क्योंकि देखो मल्टीपल चीज़ें होती है इसके अंदर। पहला तो ये 3 देख लो। एम मतलब यहाँ पे क्या है, मास्क। मास्क 5.5, मास्क 6.5, मास्क 7.5, ठीक है? ये क्या करते हैं, जो आपका आरएसटी 5.5, 6.5 और 7.5 जो इंटरप्ट होते हैं उनको मास्क और अनमास्क करने का काम करते हैं। अब मास्क अनमास्क मतलब क्या होता है? तो देखो, मास्क मतलब क्या होता है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि मास्क मतलब क्या होगा, अगर आपको सपोज़ आपकी मम्मी-पापा ने कुछ इंटरप्ट दिया, कुछ ऑर्डर दिया, ठीक है? और मैंने आपको मास्क कर दिया आपको, तो आप उनके इंटरप्ट को इग्नोर कर सकते हो, उनके ऑर्डर को इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अगर मैंने आपको अनमास्क कर दिया, ठीक है? यहाँ पे अनमास्क मतलब ज़ीरो कर दिया, तो आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते, उनके ऑर्डर को इग्नोर नहीं कर सकते। मास्क अनमास्क मतलब ये होता है, ठीक है? मतलब अगर मैंने यहाँ पे 5.5 को मास्क कर दिया मतलब 1 दे दिया, तो मतलब ये वाला जो आरएसटी 1.5 जो इंटरप्ट है उसको जो आएगा वो बाकी इंटरप्ट को इग्नोर कर सकता है, ठीक है? और उसके बाद आई मतलब क्या होता है, इंटरप्ट इनेबल। वो हमने ऑलरेडी देखा था आई, राइट? इंटरप्ट को इनेबल करने के लिए होता है। उसके बाद यहाँ पे देखो पी 7.5, 6.5, 5.5 इसका मतलब क्या है कि जो आपको इंटरप्ट आ रहा है, ठीक है? क्या आपको उसने एक्सेप्ट किया, ठीक है? या फिर अभी भी पेंडिंग है, आपने सुना नहीं उसको, ठीक है? तो यहाँ पे अगर 0 रहेगा, इसमें 0 रहेगा तो मतलब नो रिक्वेस्ट पेंडिंग। अगर इसमें 1 रहा, 1 रहा तो ये इंटरप्ट रिक्वेस्ट पेंडिंग, ठीक है? वैसे सबका है। अगर 0 रहेगा तो नो रिक्वेस्ट, अगर 1 रहा तो इसमें अब इंटरप्ट आया लेकिन अभी भी रिक्वेस्ट उसका पेंडिंग है। एसआईडी मतलब क्या होता है, सीरियल डेटा इनपुट। अगर आपको, जब आप एंटर करते हो तो एक-एक करके डेटा, यहाँ पे देखो बिट्स में डेटा होता है, तो एक-एक करके डेटा एंटर होता है, तो उसको बोलते हैं सीरियल डेटा इनपुट के लिए ये वाला यूज़ होता है। नेक्स्ट इज़ सिम इंस्ट्रक्शन, ठीक है? सिम इंस्ट्रक्शन क्या होता है, सेट इंटरप्ट मास्क। उसमें हम लोग रीड कर रहे थे, इसमें सेट करने वाले हैं। यहाँ पे देखो ये भी क्या है, मल्टीपर्पज़ इंस्ट्रक्शन है, इसमें मल्टीपल चीज़ें होती हैं, इसमें भी ये तो कॉमन ही है, ठीक है? ये चीज़ें कॉमन मास्क और अनमास्क करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद यहाँ पे एमएसई मतलब मास्क सेट इनेबल। इसका मतलब क्या है, मास्क सेट इनेबल। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसका काम क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप टीवी देखते हो, टीवी में रिमोट होता है। रिमोट से आप कुछ भी उसको चेंज करते रहते हो, राइट? कुछ भी आप चेंज कर सकते हो। लेकिन जैसे मैंने स्विच ऑफ कर दिया टीवी को, राइट? आप कुछ भी कर सकते हो क्या? नहीं। वैसे ही ये इन तीनों का क्या है, स्विच है। अगर मैंने इसको ऑन किया तो चलेगा, ऑफ किया तो ये तीनों पे आप 1-0 कुछ भी करो, ये जब तक ऑन नहीं रहेगा तब तक इन पे काम नहीं करेगा, ठीक है?
तो इसको बोलते हैं मास्क सेट इनेबल। उसके बाद ये आरएसटी 7.5 मतलब रीसेट 7.5 जो आपका आरएसटी 7.5 इंटरप्ट है उसको रीसेट करने के लिए ये यूज़ होता है। आरएसटी 7.5 ये वाला इंटरप्ट और ये वाला बिट। ये वाला बिट अनयूज्ड है। उसके बाद एसओई, एसओई मतलब इनेबल सीरियल डेटा, ठीक है? ये क्या करता है इनेबल सीरियल डेटा, इसका काम क्या है? जो एसओडी है सीरियल डेटा आउटपुट, यहाँ से जो डेटा निकलता है एक-एक करके सीरियल में, इसको भी इनेबल डिसेबल ये इसका स्विच है, ठीक है? सीरियल इनेबल इनेबल सीरियल डेटा है मतलब ये अगर ऑन रहेगा तो ही यहाँ से डेटा सीरियली आउट जाएगा, अदरवाइज़ नहीं। ऑलराइट, यहाँ पे आप देखोगे तो बाकी ये आपके जो मैंने समझाया ये उसका ही पूरा एक्सप्लेनेशन है। फाइनली यहाँ पे खत्म होते हैं आपके सारे इंस्ट्रक्शन, ठीक है? ये सारे इंस्ट्रक्शन अच्छे से कर लो। ये वीडियो अगर आपने देख लिया प्रॉपर्ली और जो मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए थे वो आपने कर लिया। अब जब मैं एएलपी क्वेश्चन्स कराऊँगा, ठीक है? वहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएँगे। आपको समझ में आएगा कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ प्रोग्राम के अंदर। ऑलराइट, बिना वीडियो देखे आओगे, ये सारे वीडियोज़ जो मैंने बनाए 3 लेक्चर, वो देख के बिना एएलपी क्वेश्चन अगर सॉल्व करने बैठोगे, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, सब बाउंस रह जाएगा। ऑलराइट, सो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो आपको पसंद आया रहेगा, तो यार एक लाइक तो बनता है और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। जितना आप देखो वीडियो पे एंगेजमेंट आएगा उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है? और अच्छे वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, टिल देन